हाय फ्रेंड्स, अमन गुप्ता मैथमेटिक्स एंड फिज़िक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पुनः मैं आपको फ़िज़िक्स के एक नए टॉपिक में ले चलता हूँ। ये हम जो क्लास ले रहे हैं ये ऑनलाइन क्लास चल रही है स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। इसको आप किसी कोचिंग सेंटर से रिलेटेड मत समझिएगा। ये मैंने पूरी व्यवस्था अपने रूम में ही किया है और घर बैठे एक कुछ अच्छा करने का सोच यह ऑनलाइन क्लास मैंने स्टार्ट किया है। स्टूडेंट्स, इसके दो फ़ायदे हैं। मैं जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पर, उसका लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ इसलिए ताकि आप वीडियो को जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, जिस टॉपिक में भी प्रॉब्लम हो, उस टॉपिक को आप तुरंत यूट्यूब में सर्च करें और मेरे पूरे वीडियो को देखें। स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, जहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो उस वीडियो को वहाँ पोस्ट कर पुनः रीस्टार्ट करके आप उसको देख सकते हैं। इससे क्या है कि आपके अंदर समझने की और उसको याद करने की जिज्ञासा जो है वो कंटिन्यू बने रहेगी। स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस लिंक को स्टूडेंट्स, मेरे वीडियो बनाने का जो मेन उद्देश्य है वो है कि हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम के सभी छात्रों तक यह वीडियो पहुंचे और हर छात्र इस वीडियो का फ़ायदा उठाए। स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कला संबद्ध स्रोत अर्थात कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स क्या होता है स्टूडेंट, उसके बारे में जान लें। चूँकि हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं चैप्टर, और वेव ऑप्टिक्स चैप्टर का ही यह एक पार्ट है। हम इसको मान लेते हैं कि ये पार्ट 3 ये मेरा वीडियो नंबर 3 है इस चैप्टर का, तो ये पार्ट 3 मैं आपके सामने लेके आ रहा है। स्टूडेंट्स, कला संबद्ध सोर्स, कोहेरेंट सोर्स, व्यतिकरण का ये टॉपिक है। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं व्यतिकरण से संबंधित है। तो स्टूडेंट्स, इसके बारे में अगर हमको जानकारी प्राप्त करना है तो मैं एक संक्षिप्त जानकारी आपको दे रहा हूँ। ऐसे दो सोर्स, प्रकाश सोर्स को कला संबद्ध या कोहेरेंट सोर्स कहा जाता है जिनमें या जिनसे निकलने वाली प्रकाश तरंग या तरंगों की आवृत्ति जो है वो बराबर होती है। साथ ही साथ इन तरंगों के आवृत्तियों में कोई कालांतर नहीं होता, अर्थात कोई फेस डिफरेंस नहीं होता। अर्थात कह सकते हैं स्टूडेंट कि इनकी कालांतर जो होती है, फेस डिफरेंस जो होता है वो कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है। मतलब कि समय के साथ इनके फेस डिफरेंस में, कालांतर में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ऐसे स्रोत को या ऐसे स्रोत को कला संबद्ध स्रोत कहा जाता है, कोहेरेंट सोर्सेस कहा जाता है। स्टूडेंट्स, दो पृथक पृथक प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश तरंगों के मध्य कालांतर समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। अतः किसी बिंदु पर किसी समय आवृत्ति जो है, या आवृत्ति कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि प्रकाश की तीव्रता, किसी समय प्रकाश की तीव्रता किसी बिंदु पर अधिकतम हो जाती है और किसी समय प्रकाश की तीव्रता उस बिंदु पर न्यूनतम हो जाती है। अर्थात कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि समय के साथ दो अलग अलग प्रकाश स्रोत में या दो अलग अलग प्रकाश सोर्स से आने वाली तरंगों के मान में, उनके कालांतर में परिवर्तन होता रहता है और निरंतर परिवर्तन होने के कारण उनमें कालांतर जो है वो स्थिर नहीं रह पाता और उनमें व्यतिकरण की घटना नहीं हो पाती। अतः कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि दो प्रकाश के साथ अगर एक स्थायी व्यतिकरण की घटना प्राप्त करना चाहें तो एक स्थायी व्यतिकरण की घटना प्राप्त नहीं होगी। स्टूडेंट, कला संबद्ध सोर्स या कोहेरेंट सोर्स की दो शर्तें होती हैं। शर्त नंबर 1 कि दोनों प्रकाश तरंगों का आवृत्ति जो है वो बराबर होना चाहिए, और शर्त नंबर 2 कि दोनों प्रकाश तरंगों के आवृत्ति में कालांतर शून्य होना चाहिए या कालांतर स्थिर होना चाहिए, अर्थात समय के साथ इनमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए।
स्टूडेंट्स, कालांतर से संबंधित कुछ और भी बातें आप स्टूडेंट्स, ये परिस्थितियां हैं कि दो एक ही प्रकाश स्रोत आभासी प्रतिबिंब है, एक स्रोत और दूसरा उसका आभासी प्रतिबिंब है, दोनों एक ही स्रोत के वास्तविक प्रतिबिंब हैं। नोट करने वाली और जानने योग्य बातें ये है स्टूडेंट्स कि कला संबद्ध स्रोत वास्तविक या आभासी होते हैं, लेज़र प्रकाश एक वर्णी और उच्च कला संबद्ध होते हैं, और तीसरा और अंतिम है कि दो विभिन्न ध्वनि स्रोत कला संबद्ध हो सकते हैं, परंतु दो अलग अलग प्रकाश स्रोत कभी भी कला संबद्ध नहीं हो सकते। ये तीनों पॉइंट आपके लिए बहुत विशेषकर जरूरी है। स्टूडेंट्स, यंग का द्विलिष्ट प्रयोग या एक्सपेरिमेंट ऑफ यंग डबल स्लिट, इस एक्सपेरिमेंट को 1802 में थॉमस यंग ने किया था और इन्होंने इस प्रयोग के आधार पर व्यतिकरण की घटना की पुष्टि की थी। स्टूडेंट, उन्होंने अपने प्रयोग के माध्यम से एक स्लिट और एक कार्डबोर्ड के साथ पर्दे पर जो फ्रिंज प्राप्त किया वह व्यतिकरण फ्रिंज थी, और उनके इस प्रयोग को ही यंग का द्विलिष्ट प्रयोग कहा जाता है। इस प्रयोग के आधार पर उन्होंने बताया कि स्टूडेंट, आप चित्र देखते रहिएगा, उन्होंने एक्सपेरिमेंट के आधार पर बताया कि एस एक स्लिट और उससे कुछ दूरी पर एक कार्डबोर्ड है जिस पर दो होल परस्पर समांतर दो होल कर दिया गया है, और ये जो कार्डबोर्ड है S1 और S2, इससे कुछ दूरी पर XY एक पर्दा रखा गया है। जब हम एक वर्णी प्रकाश या कोई लाइट सोर्स कार्डबोर्ड S1 S2 पर इंसिडेंट करते हैं या डालते हैं, प्रकाश को लाया जाता है उस पर, तो वह फ्रिंज कला संबद्ध की तरह कार्य करता है और उससे व्यतिकरण फ्रिंज हमें पर्दे पर प्राप्त होती है। पर्दे पर फ्रिंज जो प्राप्त होती है वो दो प्रकार में प्राप्त होती है स्टूडेंट, एक दीप्त फ्रिंज के रूप में और एक अदीप्त फ्रिंज के रूप में। दीप्त फ्रिंज अर्थात जहाँ पर चमकदार प्राप्त होगा वो दीप्त फ्रिंज होगा, और जहाँ पे अंधकार प्राप्त होगा वहाँ पर अदीप्त फ्रिंज होगा। स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई जो होती है वो हमेशा बराबर होती है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया जा रहा है। तो व्यतिकरण के इन घटना प्रयोग के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाले गए जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इस प्रयोग के आधार पर स्टूडेंट, जब स्लिट एस को एक वर्णी प्रकाश स्रोत से प्रकाशित किया जाता है तो निम्नलिखित प्रेक्षण प्राप्त होते हैं, ऑब्जर्वेशन उसका प्राप्त होता है। इसमें ऑब्जर्वेशन फर्स्ट है कि पर्दा XY पर एकांतर क्रम में चमकीली और काली पट्टियाँ दिखाई देती है, इन्हें दीप्त और अदीप्त फ्रिंज कहते हैं। दूसरा है, प्रत्येक दीप्त फ्रिंज की तीव्रता एक समान होती है अर्थात अधिकतम होती है। और तीसरा है, प्रत्येक अदीप्त फ्रिंज की तीव्रता भी एक समान होती है, लगभग शून्य होती है। और चौथा है, समस्त दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई एक समान होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। स्टूडेंट, जानने योग्य बातें इसमें ये है कि ऐसे बिंदु जहाँ श्रृंग पर तथा गर्त पर अध्यारोपित होते हैं अधिक तीव्रता का निर्माण करते हैं, और यह समपोषी व्यतिकरण की स्थिति को प्रदर्शित करता है। तथा स्टूडेंट्स, ऐसे बिंदु या ऐसे पॉइंट जहाँ पर श्रृंग क्रेस्ट गर्त टॉर्ट पर या गर्त श्रृंग पर अध्यारोपित होते हैं न्यूनतम तीव्रता के क्षेत्र या अंधकार के क्षेत्र का निर्माण करते हैं। यह विनाशी व्यतिकरण की स्थिति होती है। स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, जैसा कि चित्र में आपको दिखाया गया है कि समपोषी व्यतिकरण को क्रॉस के द्वारा और विनाशी व्यतिकरण को डॉट के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, और ये प्रदर्शन पर्दा XY पर अधिकतम तीव्रता व अंधकार के क्षेत्र क्रमशः B और D द्वारा दिखाए गए हैं। B4 ब्राइट होता है और D4 डार्क होता है। स्टूडेंट्स, जानने योग्य बातें यहाँ पर और भी है कि दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों या दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी सदैव बराबर होती है, और इन्हीं दूरियों को कहा जाता है फ्रिंज की चौड़ाई, जिसके लिए हम अभी व्यंजक प्राप्त करेंगे स्टूडेंट इसके आगे पार्ट्स में। स्टूडेंट्स, आपके लिए जानने योग्य बातें और भी है। हम जैसे कि ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ते हैं और उसमें जानते हैं कि ऊर्जा
को न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। उसी प्रकार व्यतिकरण की भी घटना होती है जो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। इस व्यतिकरण की घटना में ये बताया जाता है स्टूडेंट कि न्यूनतम तीव्रता के स्थानों पर जितनी ऊर्जा विलुप्त होती है उतनी ही अतिरिक्त ऊर्जा अधिकतम तीव्रता के स्थानों पर प्रकट हो जाती है। इस प्रकार व्यतिकरण की घटना में ऊर्जा का केवल पुनर्वितरण होता है, ह्रासमेंट नहीं होता या ह्रास नहीं होता।